प्रदीप सर, जो संसाधनों के बंटवारे की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने क्या कहा, उनका माइक बंद हुआ, नहीं बंद हुआ, इस पर तो खंडन आ गया। लेकिन संसाधनों के बंटवारे का जो आरोप जो सुनील सर भी जो सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर किसी का जवाब नहीं आ रहा है। तो राज्यों के बीच में ये जो भेदभाव का आरोप है, वो तो पिछले 1 दशक से लगातार लगता चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उस पर और अब जो एनडीए की सरकार है उस पर भी। और जिस तरीके से बजट अभी खत्म हुआ है, बजट में जिस तरीके से चीज़ें हुई, साफ ये कहा गया कि भई केवल कुर्सी बचाए रखने के लिए कुर्सी के पाए खरीदे गए, इस तरीके का बजट दिया गया। उन आरोपों के बीच में अब ममता बनर्जी का ये जो आरोप है, वो इन चीज़ों को और स्पष्ट कर रहा है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है। और फिर साथ ही साथ एक चीज़ और, जो जिस तरीके का आरोप भाजपा की सरकार पर लग रहा था, वही आरोप अब एनडीए की सरकार होने के बाद भी लग रहा है। यानी जो जनमत में नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा, उसके बावजूद भी भाजपा अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं ला रही है, उसी तेवर के साथ काम कर रही है। देखिए राम प्रकाश जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सब लोग मेरे से वरिष्ठ हैं, तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को लेकर सबने सही बात कर दी है। लेकिन एक चीज़ है, ये एनडीए की सरकार है, ये तो हम मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं। बीजेपी थोड़ी मान रही है, मोदी जी थोड़ी मानते हैं। मोदी जी तो अभी भी वही पहले दिन से ये उसी रास्ते पे चले कि ये मोदी सरकार है। वो मजबूरी है कहना एनडीए सरकार, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना मंत्रिमंडल रिपीट किया, सब चीज़ें रिपीट की, वो तो नहीं मान रहे ना, तो इसीलिए उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। और ये भी बात तय थी कि भाई बजट में जिस तरह का बजट आया 2 राज्यों के लिए दिया, उसके बाद नीति आयोग में भी यही सब होना था। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आज को लेके। देखिए, ममता बनर्जी के साथ जो हुआ, अंदर जैसा हुआ, जो उन्होंने कहा, वो बात सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोल रही है या झूठ बोल रही है, लेकिन ये सवाल भी सही उठता है ना, जो पूछ रहे कि उन्हें ये क्या मालूम नहीं था कि ऐसा होगा अंदर। ये तो पहले से पता है कि मोदी जी कहाँ सुनते हैं, विपक्ष की कभी सुनते हैं? जब सदन में आपको माइक नहीं दिया जाता तो वहां कैसे माइक दिया जाएगा? ये तो पहले से तय था। बल्कि एक पहली बार शायद मैं मतलब 2-3 साल से सुनील शुक्ला जी के साथ बैठ रहा हूँ, मेरे चैनल पे भी बैठते, मैं पहली बार डिसएग्री कर रहा हूँ सर से कि ये जो है नेशनल मुद्दा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ममता बनर्जी ने आज अपनी भद पिटवाई है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बीजेपी तो यही कह रही है ना कि हम तो पूरा टाइम दे रहे थे, जितना स्लॉटेड टाइम था पूरा आगे। बाकायदा तो कह रहे हैं कि टाइमर लगा हुआ था, हर टेबल पे आ गया, टाइमर खत्म होने पे माइक अपने आप ऑफ हो गया। सवाल ये है कि जब आपको मालूम था कि इंडिया गठबंधन के कोई चीफ मिनिस्टर वहां नहीं जा रहा, तो आप गई क्यों? क्या बीजेपी को पहली बार आप अटेंड करी थी? 10 साल से देखा नहीं कि किस तरह से ये जो है विपक्ष को ना समय देते हैं, ना उनकी बातें सुनी जाती है। एक्सपेक्टेड था कि नहीं था एक्सपेक्टेड कि ये होगा, ऐसा कुछ होगा। ऊपर से कल ही उनके यहाँ से जो है वो खबरें लीक होनी शुरू हो गई थी कि ममता बनर्जी बाइकआउट करेंगी मीटिंग का, और आज उन्होंने वो कर दिया। तो ये तो अब ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है कि एक जानबूझ के ड्रामा किया गया था। सेकेंडली, सबसे बड़ा जो आज जो हुआ वो ये है कि ममता बनर्जी जब ऐसी चीजें करती है ना, तो मौका मिल जाता है बीजेपी को कि इंडिया गठबंधन नाम का गठबंधन है, ये इसमें आपस में ही नहीं बनती इनकी। और आज भी जब वो मंत्री, कौन से मंत्री में नाम भूल गया, उन्होंने आते सब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा, उस पर तो नहीं बोला उन्होंने ममता बनर्जी को टाइम दिया कि नहीं दिया गया, उन्होंने तो कहा ये तो इंडिया गठबंधन का जो है वो आपस में ही नहीं बनती इनकी, तो क्या करें। ममता बनर्जी कहती है मुझे बताया नहीं किया। अरे स्टालिन ने तो 1 हफ्ता पहले बोल दिया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, कांग्रेस ने अगले दिन बोल दिया था कि हम नहीं जा रहे हैं। तो अब क्या बाकायदा फॉर्मल इन्विटेशन थोड़ी देना था इसको? जब आपको पता है इंडिया गठबंधन के नहीं जा रहे हैं तो आप भी मत जाइए, अपनी बेइज्जती क्यों करें? मेरा सवाल ये है, कहीं ना कहीं मुझे अधीर रंजन चौधरी का आज के बयान का आधा पार्ट सही लगता है। आधा पार्ट जो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो के साथ जो हुआ वो झूठ बोल रही है, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो झूठ नहीं बोल रही, बोल तो सच रही है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उससे मैं एग्री करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ की वजह से परेशान है। आप देखिए, जिस दिन से चुनाव के नतीजे आए हैं, एक भी बार ममता बनर्जी ने कोई ऐसा बयान दिया हो जिसमें उन्होंने कांग्रेस या राहुल गांधी की तारीफ की हो। मुंबई अंबानी की शादी में जाती है, सबको पता है, उद्धव से मिली, शरद पवार से मिली, लेकिन लालू प्रसाद यादव से वहां नहीं मिली। अखिलेश यादव को अलग से बुलाती है, उनसे मिलती है। दिल्ली में आती है, केजरीवाल के परिवार से मिलती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलती है, लेकिन कांग्रेस से नहीं मिलती। जबकि ये भी हम सब लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि चुनाव से पहले कांग्रेस जितना झुक सकती थी गठबंधन बनाए रखने के लिए, वेस्ट बंगाल में झुकी। वहां भी कौन अड़ा? ममता बनर्जी अड़ी।
ये वही ममता बनर्जी है जिसने कहा था कि 40 सीट भी कांग्रेस नहीं जीतेगी, ठीक चुनाव से पहले कहा था। तो वो उस बात में मुझे सच्चाई लग रही है कि इनको ये लग रहा है ममता बनर्जी को, जो ओम सैनी सर ने बीच में थोड़ा सा जिक्र किया, कि इंपॉर्टेंस उनको लग रहा है कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। वो एक शादी में नाराज फूफा जैसा रोल कर रही है कि बीच बीच में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए गठबंधन के खिलाफ जाके काम करती है, कि ताकि उनकी मान मुलव्वत बनी रहे, उनको मनाते रहें लोग, उनको ये करते रहें। तो ऐसे चक्कर में क्या, उस ऐसे में अपनी भी फजीयत करवा रही है और साथ में जो है वो इंडिया गठबंधन की कमजोरी दिखती है, मैसेज जाता है। वो मैसेज नहीं जाना चाहिए, जबकि आज की डेट में जो है इंडिया गठबंधन है। अकेले अकेले आज पार्टियां लड़ने जाएंगी, कोई नहीं जीतेगी बीजेपी से। ये तब तक ही मजबूत है जब तक एक साथ है। और दूसरी बात, मेरी एक कांग्रेस के लीडर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर ये बात होने लगी है कि भाई ममता बनर्जी को हम इतना क्यों झेल रहे हैं। फिर वेस्ट बंगाल प्रायोरिटी में राहुल गांधी तीसरे नंबर पे रखा हुआ है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश गुजरात है, दूसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र और उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे जाके वेस्ट बंगाल को रखा हुआ। तो उसको ऊपर क्यों नहीं लाते? क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी कांग्रेस के फेवर का कोई काम करती नहीं है। अब जब इस तरह की बातें होने लग जाए ना, तो फिर मैसेजिंग सही नहीं जाती। और अभी तो चलिए निपट गए लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी का भी अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन ममता बनर्जी भी जानती है कि जो बीजेपी के अंदर एक नई खलबलाहट चली है कि क्यों ना पश्चिम बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए जम्मू कश्मीर की तरह, तो उस वक्त क्या ममता बनर्जी अकेली लड़ पाएंगी बीजेपी से? सवाल ही पैदा नहीं होता। तब इनको यही इंडिया गठबंधन चाहिए होगा। जब तक इंडिया गठबंधन साथ नहीं होगा, बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे आप बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने से। तो ममता बनर्जी को थोड़ा सा मुझे लगता है आज की डेट में, क्योंकि जो उनके साथ हुआ उस पर 3 वरिष्ठ बैठे हैं, तीनों ने बहुत अच्छी बातें कही और बिल्कुल मैं सबसे एग्री करता हूँ, इसलिए मैंने ये दूसरे एंगल की बात की है अभी तक। बाकी मैं इन तीनों की बातों से भी सहमत हूँ। जी प्रदीप सर, एक तो 2-3 चीजें इस तरीके से लगातार हो रही हैं, जैसे सरकार को, केंद्र सरकार को, वर्तमान केंद्र सरकार की स्थिरता को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से सदन में कहा कि भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। फिर अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल जब गए थे, उसके पहले उन्होंने वहां भी ये बात कही कि बहुत लंबा समय नहीं है। राहुल गांधी इसके पहले कह चुके हैं, शरद पवार ऐसी बात कह चुके हैं। तो ये जो तमाम नेताओं की इस तरीके की बात है सरकार को लेकर, नीतीश का ये जो कदम है, क्या जो ये दावे होते हैं या जो ये वक्तव्य दिए जाते हैं, नीतीश के इस तरीके के कदम भी उसकी ताकत है कि भाई नीतीश का इतिहास रहा है और इंडिया गठबंधन भी ये जानता ही है कि भाई जब वहां से नाराज होंगे तो आएंगे हमारे पास ही। और जिस तरीके से अभी साफ तौर पे इनकार किया गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, भले ही बजट में ये चीजें प्राविधान वहां किया गया, कई सारे फंड दिए गए, लेकिन चर्चा तो इस चीज को लेकर वहां भी हो ही रही है। विपक्ष ये बात तो कह ही रहा है कि इन्होंने आपको दिया कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो स्थायी रोजगार देकर के बिहार में एक रोजगार वाला मुद्दा छेड़ा है, उस मुद्दे पर सरकार कहीं भी आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है और लगातार वो गिरती जा रही है। और प्रशांत किशोर भी अब इसमें और जुट गए हैं, वो भी कहने लगे कि 10 से 12 हजार की नौकरी तो आपके घर में बैठे हुए बच्चे को तत्काल यही मिलेगी 2025 में बिहार इलेक्शन के बाद, और उसके बाद व्यवस्था की जाएगी कि जो बाहर आपका बच्चा गया है उसको कैसे वापस बिहार ला करके व्यवस्था की जाए। तो ये जो दावे हैं उसके बीच में नीतीश का इस तरीके का कदम, ये भी इंडिया ब्लॉक के ऐसे दावों की ताकत को बढ़ाता है। आपकी लास्ट लाइन से अगर मैं शुरू करूं तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर प्रशांत किशोर की बात सही साबित हो गई और जो बाहर काम कर रहे हैं बिहार के लोग उनको वापस लाया जाए, तो मैं बताऊं ये देश आधा पैरालिसिस से इफेक्ट हो जाएगा। पंजाब की खेती खत्म हो जाएगी, खेत में सारा मजदूर बिहार का है, कंस्ट्रक्शन पूरे देश में सारा बिहार का लोग है, हमारे हिमाचल में सेब तक का काम बिहार के लोग करने लगे हैं। तो ये सब लोग वापस गए तो सही बात है, हम सब लोगों की लुटिया डूब जाएगी। मैं अगर उससे शुरू करूँ तो रही बात है कि नीतीश कुमार की, बिल्कुल सही कहा सुनील सर ने और विवेक जी ने कि उन्होंने, नीतीश कुमार जानते थे कि पावर तो कुछ है नहीं नीति आयोग के पास, प्लानिंग कमीशन तो है नहीं कि जहां जाके बहुत कुछ मिलने की उम्मीद की जा सकती थी। जो मिलना था बजट में मिल गया और वहां पे इसी रूम में बैठ के डिस्कशन होना था। और वो पहले प्रोग्राम आ गया था कि 1 घंटा प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, उनका भाषण सुनना था। तो इसलिए शायद उन्होंने वहां जाना ना जाना बेहतर समझा। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार मुझे नवीन पटनायक और जो बाइडेन के रास्ते पे जाते दिख रहे हैं। तो कई बार वो बीच में कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उधर को चल रहे हैं और कोई ना कोई कंट्रोल कोई और अब बिहार में आपको करता दिखेगा।
क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कभी भी पलट सकते हैं, वो कभी भी 4000 MP बोल देते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं। और कहीं ना कहीं कॉशियस बीजेपी है, इसीलिए वहां प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बदला है। उस बीजेपी अध्यक्ष का आज का अगर आपने बयान सुना हो कि वो क्या बोला था कि अगर मेरा बस चले तो मैं दल ही खत्म कर दूं सारे के सारे, वो बहुत सोच समझ के किया गया कि सम्राट चौधरी सरकार के अंदर है, बाहर संगठन के लिए दूसरा चेहरा दिया गया। आप मान के चलिए जेडीयू का रास्ता मुझे अकाली दल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, अकाली दल या जेजेपी की तरह, उन जैसा हाल होने वाला। खास करके मुझे अकाली दल का जैसा हाल जेडीयू का दिख रहा है। अगले विधानसभा चुनाव होते होते और चुनाव के बाद आपको यही दिखेगा, क्योंकि बहुत तरीके से बीजेपी जो है इस वक्त नीतीश कुमार को घेर रही है चारों तरफ से। और एक आज आपने पढ़ा होगा एक जो रिपोर्ट क्या वोट फॉर डेमोक्रेसी क्या है वो संस्था, और उस तरह से उसमें जो कहा गया कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश उड़ीसा में बीजेपी का वोट शेयर इतना बड़ा, एक जगह 12.5% बढ़ गया एक्चुअल, और उसमें एक जगह 14 पॉइंट कुछ बढ़ गया। इस तरीके से वहां भी साउथ में भी अपनी जगह बनाई, उड़ीसा में भी जगह बनी। अब बिहार अगर बीजेपी को किसी तरह से हाथ में आता है और बंगाल को 2 टुकड़े करके आधा हथियार लिया जाता है, तो बड़ा 2029 पे दरअसल बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया। ये मुझे दिख रहा है कि 2029 के लिए अभी से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया और इस स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू कर दिया। चेहरा कौन होगा ये अलग बात है, ये बात की डिबेट की बात है, लेकिन इसको लेके काम करना शुरू कर दिया है। और कहाँ का खामियाजा कहाँ भुगत सकते हैं हम, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पे काम करना शुरू कर दिया। 2024 से बड़ा सबक ले लिया है बीजेपी ने। इसलिए मुझे लग रहा है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के जरिए आंध्र प्रदेश में या दक्षिण में बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक के अलावा एक और स्टेट किसी तरह मिल जाए। नीतीश कुमार को मुझे लग रहा है इसी तरह से जैसे अकाली दल को खत्म करके उसके वोट पे घुसने की कोशिश कर रही है पंजाब में बीजेपी। अभी जो अकाली ने एक वैक्यूम, अकाली के कमजोर होने से एक वैक्यूम हो गया और जो जगह खाली हुई है उसको बीजेपी कैश इन करने की कोशिश कर रही है। वही चीज बिहार में करेगी कि अपने वोट के साथ साथ जो जेडीयू का वोट है या जेडीयू का जो इलाका है वहां पर अपने जो है जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ये जानते हैं कि 25 में मुश्किल है नीतीश कुमार का वापस आना, बीजेपी का वापस आना मुश्किल है, क्योंकि जो आरजेडी, देखिए लोकसभा चुनाव में जो हुआ अलग बात है, विधानसभा चुनाव में पता है कि इस टाइम तेजस्वी के सामने नहीं टिक पाएंगे, लेकिन बीजेपी लड़ाई मुझे 29 के लिए लड़ती नजर आ रही है, 29 की तैयारियों पर नजर आ रही है। इसीलिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदला, सम्राट चौधरी को अंदर डाला, कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं भेजा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर विधानसभा की तैयारी कर रही थी तो शायद कोई बिहार का बड़ा चेहरा या दिल्ली से या कहीं से बिहार भेज देती, वो नहीं किया, उन्होंने वहीं से चुना। तो तैयारी 29 की दिख रही है और नीतीश कुमार को जो मिलना था वो मिल गया। उनकी भी नजर सिर्फ 25 पे है, 25 में जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपको पलटते नजर आएंगे।